नया साल आ चुका है लेकिन कष्ट वही पुराने हैं बार्सिलोना के। बार्सिलोना की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, आर्थिक समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जब से जोआन लपोर्ता प्रेसिडेंट बने हैं बार्सिलोना के, तब से हम सुन रहे हैं कि बार्सिलोना 1:1 में आने वाली हैं। जल्द ही इस क्लब की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी और उसके बाद बार्सिलोना जो प्लेयर चाहिए उसको साइन कर पाएगी। लेकिन अभी साइनिंग्स तो छोड़िए, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं बार्सिलोना उनको ही रजिस्टर नहीं कर पा रही है। करंटली डैनी ओल्मो और पाउ विक्टर को रजिस्टर करने में नाकामयाब रही है बार्सिलोना, जिसका मतलब यह है कि डैनी ओल्मो, जिनके लिए लगभग 50 मिलियन के आसपास की फी पे की थी आरबी लाइप्जिग को बार्सिलोना ने, और जिनके 60 मिलियन के आसपास के वेजेस हो जाते हैं अगर आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट टेन्योर की बात करें, वो एक फ्री एजेंट हो गए हैं। यानी वो बार्सिलोना छोड़ के किसी और क्लब में जा सकते हैं और बार्सिलोना को ये जो पूरी रकम है 50 मिलियन की, ये लाइप्जिग को देनी पड़ेगी। और जो उनके वेजेस हैं डैनी ओल्मो के, वो भी उनको डैनी ओल्मो को पे करने पड़ेंगे अगर वो बार्सिलोना छोड़ के चले भी जाते हैं तो भी। तो बार्सिलोना लगभग 110 मिलियन यूरो पे करेगी अगर डैनी ओल्मो उनको छोड़ के जाते हैं, सिर्फ 4.5 महीने की फुटबॉल खेलने के लिए उनको। क्या आपने कभी ऐसी बात कहीं सुनी है कि एक क्लब जाता है कोर्ट के पास और अपनी फुटबॉल फेडरेशन के पास और उनसे रिक्वेस्ट करता है, दरख्वास्त करता है उनसे कि हमको एक्सटेंशन दे दीजिए, हमारे लिए कुछ रूल्स चेंज कर दीजिए, हमको हमारा एक प्लेयर रजिस्टर करना है क्योंकि हमारे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इतनी है कि हमें थोड़ा सा और वक्त चाहिए। और फुटबॉल फेडरेशन, कोर्ट्स और जहां भी वो लोग जाते हैं उनको सिर्फ ना ही सुनना पड़ता है, उनकी दरख्वास्त को ठुकरा दिया जाता है और फिर इंटरनेट पे उनका मजाक अलग से बनाया जाता है। कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में फंस गई है अभी बार्सिलोना। और इस पूरे सर्कस के बीच में जो शख्स हैं उनका नाम है जोआन लपोर्ता, जो करंटली बार्सिलोना के प्रेसिडेंट हैं। हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, सालों से सुनते आ रहे हैं इनफैक्ट, कि बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी, बार्सिलोना 1:1 में आ जाएगी, बार्सिलोना प्लेयर साइन करेगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। डैनी ओल्मो को रजिस्टर किया गया था क्योंकि रोनाल्ड अराउओ और क्रिस्टियनसन को इंजरी हुई थी और बार्सिलोना को लगा था कि अब हाँ, ये दोनों प्लेयर्स जो हैं ये 5-6 महीने के बाद आएंगे तो 6 महीने होंगे हमारे पास इस सिचुएशन को फिक्स करने के लिए। लेकिन बार्सिलोना जून से लेके अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई है इसके रिगार्डिंग, लिहाजा डैनी ओल्मो को डी रजिस्टर कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि वो बार्सिलोना के लिए नहीं खेल सकते हैं लीगली। और सबसे बड़ा सवाल उठता है जोआन लपोर्ता पे कि आपका क्या विजन था जब ऐसे ही ऑलरेडी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में चल रहा है ये क्लब, तो आपको क्या जरूरत थी ऐसी साइनिंग करने के लिए जिसका आपके पास कोई प्लान नहीं था और फाइनेंसेस आप अभी तक सॉर्ट नहीं कर पाए, जिसके कारण डैनी ओल्मो अब एक फ्री एजेंट हो गए हैं। तो करंटली बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और क्या क्या करना पड़ेगा बार्सिलोना को, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं अभी, क्योंकि ये पर्दा ऐसा डाला हुआ है सब लोगों ने जो बार्सिलोना को अभी चला रहे हैं कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, आप अपनी उम्मीदें ऊंची कर लीजिए, आपको सिर्फ निराशा का ही सामना करना पड़ेगा और हम लोग कभी नहीं जान पाएंगे कि बार्सिलोना की एक्चुअली फाइनेंशियल कंडीशन है क्या। तो उसकी तो हम बात नहीं करेंगे कि बार्सिलोना को फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करने के लिए क्या करना है या क्या और चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण बार्सिलोना फिर से ट्रैक पे आ जाए, वो सब तो हमें पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में स्पेसिफिकली जोआन लपोर्ता की, जिन्होंने टाइम एंड अगेन पिछले 3-4 साल में इतने फेक प्रोमिस दिए हैं बार्सिलोना फैंस को, और इंक्लूडिंग दिस, सपने दिखा के जो सपनों को चूर चूर कर दे, उस शख्स का नाम है जोआन लपोर्ता। और आज एक एक करके जो सारे प्रोमिस जोआन लपोर्ता ने किए थे बार्सिलोना फैंस से, उनको कैसे उन्होंने तोड़ा, कैसे बार्सिलोना फैंस को बेवकूफ बनाया, उसकी बात करेंगे। अब देखिए, इस वीडियो का मुद्दा एक तरफा क्रिटिसिज्म नहीं है, मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करूंगा और सिर्फ आपको वो चीजें बताऊंगा जो लपोर्ता ने प्रॉमिस की थी और जिनको डिलीवर नहीं किया गया है। तो सबसे पहले तो यहां पर एक चीज जो लपोर्ता के फेवर में जाती है कि फैंस बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक है, क्योंकि लपोर्ता का जो पहला टेन्योर था वो क्लब के साथ काफी ज्यादा सक्सेसफुल था और जिस फाइनेंशियल कंडीशन में बार्तेमो छोड़ के गए थे इस क्लब को, उसके बाद जैसे लपोर्ता ने क्लब को संभाला, कुछ चीजें अच्छी भी की, एक लीग टाइटल भी जीता बार्सिलोना ने चावी की मैनेजरशिप के अंडर, लेकिन क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी कभी नहीं दी है बार्सिलोना फैंस को लपोर्ता ने। और अभी तो बात हो रही है कि डैनी ओल्मो डी रजिस्टर हो गए हैं, कितनी और ज्यादा हालत खराब है ये कभी अंदेशा नहीं होने दिया है उन्होंने, जिसके कारण फैंस हमेशा सोचते हैं कि अब चीजें अच्छी हो जाएंगी, अब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन ढाक के तीन पात वाली बात रह जाती है। बार्तेमेओ ने जो वेजेस दिए थे प्लेयर्स को, उसको तो कम किया है लपोर्ता ने, उसमें कोई डाउट नहीं है, वहां पर उनकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन मोस्टली जो चीज़ें करते हैं वो इलेक्शंस लड़ने के हिसाब से की जाती हैं सारी, और जितनी भी न्यूज़ आती हैं, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, सब पॉलिटिकली ड्रिवन होती हैं।
सबसे पहले तो लपोर्ता की पीआर के लिए जो काम किया जाता है वो किया जाता है मीडिया हाउसेस के द्वारा, जैसे मार्सा, मुंडो डेपोर्टिवो, दियारो स्पोर्ट, फिहाइस, कैटलान रेडियो। इन सब आउटलेट्स में आप सिर्फ सुनेंगे कि लपोर्ता ने कितना अच्छा काम किया है, इस प्लेयर से लिंक आ रहा है बारसा का, अब 1:1 में आ जाएगी बार्सिलोना, ये डील साइन हो गई है, वो हो गया है। लेकिन कभी भी कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहला जो झूठ बोला लपोर्ता ने वो ये था कि वो मेसी को रोकेंगे डिस्पाइट द डिफिकल्ट फाइनेंशियल कंडीशन। उन्होंने इलेक्शन ही इस चीज पर लड़ा था कि मैं मेसी को रोक लूंगा और सारी दिक्कतें दूर कर दूंगा, जितनी भी है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। उस समय जब मेसी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल पास आ रहा था, सारे मीडिया आउटलेट्स में ये न्यूज चल रही थी कि मेसी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा, मेसी विल स्टे एट बार्सिलोना, सारी चीजें हो गई हैं, फिगर आउट हो गया है तरीका कैसे होगा क्या होगा। लेकिन जब मेसी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन होने वाला था, उसके 2 दिन पहले लपोर्ता आते हैं उनके पास और कहते हैं कि मैं आपको नहीं रोक सकता, क्लब की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। लपोर्ता ने यह तक बोला था आगे कि उन्होंने मेसी को ऑफर किया था कि वो फ्री में खेल लें, लेकिन वहां पर वो डील हो नहीं पाई, इस वजह से मेसी नहीं रुके। जिसके जवाब में मेसी ने बाद में बोला था कि नहीं, मुझे तो ऑफर ही नहीं किया गया था, मुझे अगर पता होता कि ऐसा भी ऑप्शन है कि फ्री में भी खेला जा सकता है तो मैं तो रुक जाता। तो वहां पर मेसी की इमेज को डाउनग्रेड करने की भी कोशिश की गई थी। अब एक और न्यूज आई थी इसी मैटर में रिसेंटली, जब लपोर्ता ने कहा था कि मेसी के डिफर्ड वेजेस हम अभी तक पे कर रहे हैं और 2025 में वो पेमेंट पूरी हो जाएगी। तो कैसे वो मेसी पे पूरा ठीकरा फोड़ रहे हैं और मेसी के वेजेस की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब देखिए, अगर आप मेसी से झूठ बोलेंगे और बाद में मीडिया में बात चलाएंगे कि भाई मेसी ने तो फ्री में खेलने का जो प्रस्ताव था वो ठुकरा दिया, और मेसी खुद कह रहे हैं कि भाई मुझसे तो पूछा ही नहीं गया था ऐसा, तो मेसी फिर बोलेंगे नहीं भाई फिर तो मैं लूंगा पूरा। तो अब आप देखिए कि कौन झूठ बोल रहा है यहाँ पे, क्या मेसी झूठ बोल रहे हैं, क्या लपोर्ता झूठ बोल रहे हैं। जो भी है यहाँ पर दिखाने की कोशिश ये की गई कि मेसी की एटीट्यूड की वजह से, और मेसी ने डिक्लाइन कर दिया कि उन्हें फ्री में नहीं खेलना, उसकी वजह से बार्सिलोना दिक्कत में आई है और जिसके कारण फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इतनी ज़्यादा हो गई हैं। तो मेसी को यहाँ पर स्केपगोट बनाने की कोशिश की लपोर्ता ने, लेकिन उससे बड़ा झूठ तो ये बोला कि मैं रोक ही लूंगा, मतलब इलेक्शन ही झूठे वादे पे जीता आपने। तो सबसे बड़ी गलती तो ये हुई है उनसे। उसके बाद उन्होंने अगला दाव ये खेला कि 4 जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं स्क्वाड में इस समय, जैसे जोर्डी आल्बा, जेरार्ड पीके, सर्जियो बुस्केट्स और सर्जी रोबर्टो, जब ये छोड़ के चले जाएंगे क्लब, इनके हिस्से के जो वेजेस हैं अगर वो मैनेज हो जाएं तो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी, फिर क्लब 1:1 में आ जाएगा। आज की तारीख में सारे प्लेयर क्लब छोड़ के जा चुके हैं, बुस्केट्स, पीके, एल्बा और सर्जी रोबर्टो, लेकिन अभी तक ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हुई है। तो यहाँ पे भी झूठ बोला गया कि ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ये इतने ज़्यादा वेजेस ले रहे हैं जिसके कारण क्लब आगे नहीं बढ़ पा रहा है। फिर से स्केपगोट करने की कोशिश की गई दूसरे प्लेयर्स को जो बार्सिलोना लेजेंड्स हैं जब मेसी छोड़ के चले गए क्लब। आपको याद हो जब पीके की परफॉर्मेंसेस खराब होने लगी थी, वो इंटरवलान वाला मैच हुआ था चैंपियंस लीग में और पीके ने डिसाइड किया था कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ क्लब, बहुत बैकलैश मिला था उनको, तब उन्होंने कहा था कि अब समय आ गया है कि मैं फेयरवेल ले लेता हूँ। लेकिन तब भी आप लोग समझ नहीं रहे हैं, हमारे जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत ज्यादा खराब है फाइनेंशियल कंडीशन क्लब की। पीके ने ये तक चीज मेंशन की थी कि हमें स्केपगोट किया जा रहा है और हमारे जाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है सिचुएशन में, और एग्जैक्टली वही हुआ। ये सारे प्लेयर्स चले गए। इन प्लेयर्स के जाने के बाद फ्री एजेंट साइन किए गए जैसे क्रिश्चियनसन, कैसिए, ताकि कहीं तो पैसा बचाया जा सके, लेकिन उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद जब लीग भी जीती बार्सिलोना ने और समर ट्रांसफर विंडो आई तो उन्होंने बहुत बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए दैट वी आर रेडी टू कम्पीट विद द वर्ल्ड, चावी को बैक किया जाएगा और बहुत सारी साइनिंग्स उनको लाके दी जाएंगी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स की, जिससे बार्सिलोना फिर वो नेक्स्ट स्टेप ले, क्योंकि अब आपको रिप्लेस करना है जोर्डी एल्बा को, सर्जियो बुस्केट्स को, जेरार्ड पीके को। मेन पोजीशन थी सर्जियो बुस्केट्स की, वो नंबर 6, वो डिफेंसिव मिडफील्डर जो चाहिए था बार्सिलोना को। तो समर में लिंक्स भी आ रहे थे, जुबीमेंडी, जोशुआ किमिक, ब्रोजोविच, गीडो रोड्रिगेज। एंड में साइन कौन किया जाता है? ओरेओल रोमेओ, 6 मिलियन यूरो में। इस तरीके से बेवकूफ बनाया गया, पूरी विंडो ये चलता रहा कोई एलीट नंबर 6 आएगा, एक बहुत ही बढ़िया डीएम साइन करने वाली है बार्सिलोना, लेकिन एंड में फैंस को और चावी को लाके दे दिया ओरेओल रोमेओ, और फिर उस सीजन क्या हुआ आप सबको भी पता है। अच्छा, उसके बाद एक न्यूज जो हर समर ट्रांसफर विंडो में आती है कि बार्सिलोना, लपोर्टा एंड एवरीवन इज वर्किंग बैक टू गेट नेमार बैक टू बार्सिलोना। मतलब हर समर ट्रांसफर विंडो में आप देखेंगे कि नेमार से लिंक आ जाता है बार्सिलोना का, पता ही नहीं क्यों। ये फैंस को डिस्ट्रैक्ट करने की चाल, पता है कुछ नहीं होने वाला। नेमार से एक इमोशनल कनेक्शन है फैंस का, अगर मैं ये रूमर उड़ाता हूं या ये खबर आती है तो असली मुद्दों से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और सारा ध्यान नेमार पे चला जाएगा, और फिर हम ये कह सकते हैं कि नहीं यार, नेमार की मांग इतनी ज़्यादा थी कि वो नहीं हम ला सकते उनको बार्सिलोना, आपको तो पता ही है कितनी ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रबल में है। जबकि असलियत ये होती है कि नेमार से कभी कांटेक्ट ही नहीं किया जाता। एज अ रिजल्ट फैंस को फॉल्स होप मिलती है और फिर नेमार की इमेज खराब हो जाती है कि यार नेमार अपने आप को ऑफर कर रहे हैं बार्सिलोना,
लेकिन उनके वेज बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं वो, और वहाँ पर डील कुछ क्रैक हो नहीं पा रही। इस चक्कर में यार नेमार तो सही नहीं कर रहे हैं, जबकि कुछ हुआ ही नहीं होता बिहाइंड द सीन्स। तो ये भी एक चीज़ है जो बार बार आप देखते हैं, नेमार टू बार्सिलोना, नेमार टू बार्सिलोना। हर समर ट्रांसफर विंडो में हम वीडियो बनाते हैं, नेमार टू बार्सिलोना, क्या नेमार आ रहे हैं बार्सिलोना? जबकि कुछ सच्चाई नहीं होती इस बात में। अब यहाँ पे इतने ज़्यादा झूठ बोले गए हैं, इतने ज़्यादा प्लेयर्स को स्केपगोट किया गया है टाइम एंड अगेन, चाहे मेसी हो, जेरार्ड पीके हो, सर्जियो बुस्केट्स हो, जोर्डी अल्बा हो, नेमार हो इन दिस केस। तो बार्सिलोना फैंस को मैं यहाँ पर एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि ना नेमार कभी इस क्लब में वापस आने वाले हैं, ना मेसी कभी क्लब में वापस आने वाले हैं। किसी फेयरवेल मैच के लिए आ जाएं तो बात अलग है, लेकिन ये दोनों प्लेयर अब नहीं आएंगे वापस। इन दोनों का प्राइम आपने जी लिया है, जस्ट लाइक चार लपाटे, तो इसमें खुश रहिए। अब प्राइम जो था वो चला गया, अब कभी वापस नहीं आने वाली हैं ये सब चीजें। ये न्यूज इतनी ज्यादा टॉक्सिक हो गई है कि नेमार के फादर आए थे पिछली समर ट्रांसफर विंडो में और उन्होंने कहा था कि ये फेक न्यूज है, किसी ने हमें कुछ ऑफर नहीं किया गया है, और फालतू नेमार पे फिर लोग बातें बनाते हैं कि इसको ऑफर किया बार्सिलोना ने और इसी ने ही मना कर दिया कि इसको नहीं आना है अब क्लब में वापस। फिर उसके बाद स्पाई बारसा प्रोजेक्ट 1:1 में ले आएगा, स्पॉटिफाई कैंप नू बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेवेन्यू जनरेट करेगा, जिससे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी। उसके बाद 6-7 लिवर खींच चुके हैं, कैंप नू में शादियां हो रही हैं, घास बेच दी, वीआईपी बॉक्स बेच दिया, बारसा विजन स्टूडियोज तक बिक गया, लेकिन अभी तक इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं हो पा रही है। एक टाइम में बारसा के सबसे रिलायबल जर्नलिस्ट जेरार्ड रोमेरो आज की तारीख में एक मीम बन के रह गए हैं। एक ट्रांसफर विंडो में इतना ज्यादा फेक न्यूज फैलाया लापोर्ता ने जेरार्ड रोमेरो के थ्रू कि आज की तारीख में अब उनको कोई सीरियसली नहीं लेता। बर्नार्डो सिल्वा का ट्रांसफर सागा अगर आप लोगों को याद हो, थिंग्स आर हैपनिंग, थिंग्स आर वेरी क्लोज टू गेटिंग साइंड, बस होने ही वाला है, 99% हो गया है। जबकि असलियत तो यह थी कि आपके पास एरिक गार्सिया और फेरान टोरेस तक के पैसे देने को नहीं है मैन सिटी को, तो आप बर्नार्डो सिल्वा कैसे ले आएंगे उनसे? अगेन मैं यहां पर डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहता हूं या मैं बैंटर नहीं कर रहा हूं, जो सच्चाइयां हैं, जो कड़वी सच्चाइयां हैं, वो मैं बता रहा हूं सब बार्सिलोना फैंस को कि कैसे आपको मैनिपुलेट किया जाता है हर ट्रांसफर विंडो के दौरान। जब हम लाइव स्ट्रीम्स पे भी डिस्कशन करते हैं कि ये प्लेयर ठीक रहेगा क्या बार्सिलोना के लिए, वो प्लेयर ठीक रहेगा क्या, ये आ जाएगा तो कैसा रहेगा, वो आ जाएगा तो कैसा रहेगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कोई प्लेयर अभी करंटली आ ही नहीं सकता है। फाइनेंशियल कंडीशन अगेन बहुत खराब है। पता नहीं मैं कौन सी बार ये चीज बोल रहा हूं, बट एक्चुअली में इट्स अ मेस, इट्स अ सर्कस जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। अब नेक्स्ट स्केपगोट की बात करें तो गुंडोगन की बात यहां पर मैं करूंगा, क्योंकि गुंडोगन को आप अब फिट नहीं कर सकते थे अपने वे स्ट्रक्चर में, तो आपने उनके अगेंस्ट बातें फैलाना शुरू कर दी कि गुंडोगन की तो किसी से बनती नहीं है क्लब में, गुंडोगन का तो मन नहीं लग रहा, गुंडोगन किसी से बात नहीं करते। अल्टीमेटली फोर्स आउट कर दिया उनको क्लब से, और फिर एक इमोशनल मैसेज लिख के वो चले गए, जहां पर उन्होंने क्रिप्टिक तरीके से लिखा था कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं है लेकिन आई विश यू ऑल द बेस्ट, और जो सेपरेशन था वो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट नहीं था। तो अगेन अपनी खामियां छुपाने के लिए किसी प्लेयर के कंधे पे बंदूक रख के चला दी यहाँ पे लापोर्ता ने। सबसे ज्यादा जिस प्लेयर की रूमर आती है हर ट्रांसफर विंडो में कि ये तो बारसा छोड़ के जाने वाला है, ये तो ट्रांसफर मार्केट पे है, क्लब्स आर इंटरेस्टेड इन हिम, वो है फ्रैंकी डियोंग। क्योंकि फ्रैंकी डियोंग को आप अपनी वेज बुक से हटाना चाहते हैं और फ्रैंकी डियोंग खुद नहीं जाना चाहते, तो फोर्स आउट करने की कोशिश में इस तरीके से उनको कल्प्रिट बना दिया जाता है हर बार कि अगर फ्रैंकी निकल जाए ना क्लब से, फ्रैंकी चला जाए, तो इसके जाने से जो वेज कैप में रूम मिलेगा ना, उसमें हम अच्छे प्लेयर साइन कर सकते हैं, उसके बाद अच्छे प्लेयर्स आ जाएंगे, जो हमें प्लेयर चाहिए वो हम साइन कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा अननेसेसरी हेट मिलता है इस पूरे में चीज में फ्रैंकी डियोंग को। भाई वो क्यों छोड़ के जाए यार, उसने क्या गलत किया है? जस्ट बिकॉज की पुरानी रिजीम जो थी उन्होंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया फ्रैंकी डियोंग को, और अब आप फोर्स नहीं कर सकते किसी प्लेयर को कि आप जाओ और अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर लो, तो आप उसके बारे में गलत गलत अफवाहें फैलाने लग जाते हो। ये हर बार ऐसा क्यों होता है कि हर ट्रांसफर मार्केट में फ्रैंकी डियोंग जो है वो आ जाते हैं एकदम से मार्केट पे, और फिर न्यूज आती है कि नहीं फ्रैंकी तो नहीं लीव करना चाह रहे, पता नहीं ये रूमर कहां से आ रही है, क्लब्स आर इंटरेस्टेड इन हिम, और फिर कोई बात ही नहीं बनती। बात इसलिए नहीं बनती क्योंकि कोई कुछ ऑफर नहीं करता, क्योंकि फ्रैंकी खुद नहीं जाना चाहते हैं बार्सिलोना छोड़ के। तो ऐसा नहीं है कि उनको बहुत मतलब लालच है पैसे का या ये है, भाई एक मन भी होता है प्लेयर का, भाई उन्हें अच्छा लगता है बार्सिलोना के लिए खेलना, ही थिंक्स दैट ही इज अ बार्सिलोना प्लेयर, सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलती है, चाइल्डहुड ड्रीम था। लेकिन आपको उस प्लेयर को हटाना है तो आप गलत गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाय हुक और बाय क्रुक आपको निकालना है फ्रैंकी डियोंग को, तो उनके लिए आप ट्रांसफर रूमर चला देते हैं हर ट्रांसफर विंडो में, और नैरेटिव ऐसा सेट हो जाता है कि जो भी कुछ गलत हो रहा है वेज कैप में वो फ्रैंकी के हिसाब से हो रहा है, बिकॉज ही इज वन ऑफ आवर हाईएस्ट पेड प्लेयर्स। फिर आपसे सच्चाई सुनी नहीं जाती। जब चावी खुद छोड़ के जाना चाह रहे थे क्लब, तब आपने उनको रोका,
कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया। फिर जब चावी ने खुले में आके बोल दिया कि क्लब इज़ नॉट रेडी टू कम्पीट, अभी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, अभी टाइम लगेगा चीज़ें ठीक होने में, जब आपको लगा कि आपकी पोल खुलने वाली है तब आपने चावी को सैक कर दिया। तो किस तरीके का मैनेजमेंट है ये कि जहां पर आपकी 1% भी कोई बात बाहर आने वाली होती है आप सोचते हो कि भाई हटा दो इस आदमी को। मेरे इलेक्शन के चांसेस पे या मेरे प्रेसिडेंशियल टेन्योर पे इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये बोल गया सच तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बोर्ड को लगता है, फैंस को लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, कर भी रहे होंगे, लेकिन वो इनफ नहीं है। और अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो फिर आपको झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि बाहर आके सच्चाई बोलेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि क्या है एग्जैक्टली माजरा, और फिर वो मोराल भी डाउन कर देता है हर किसी का। लेकिन आप अपनी खामियां छुपाने के लिए हमेशा दूसरों की बलि चढ़ा देते हैं, पहले प्लेयर्स फिर मैनेजर। अब पता नहीं नेक्स्ट कौन होगा। चावी भी इसी चीज़ का शिकार रहे, गुंडोगन भी इसी चीज़ का शिकार रहे, मेसी, पीके, एल्बा, बुस्किट्स की तो हमने बात कर ही ली। तो जो भी कोई आके सच्चाई बोलने की कोशिश करता है उसको इस तरीके से क्लब से अलग कर दिया जाता है। अब फ्रैंकी डियोंग के हाई वेजेस की बात करते हैं हम, लेकिन अंसु फाटी और लेवेंडोस्की को हाई वेजेस पे कौन साइन करके लाया? वो तो लपोर्टा ही थे ना। इतने ज्यादा हाई वेजेस हैं लेवेंडोस्की और अंसु फाटी के कि अगर हम इनको एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर से कंपेयर करें तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की और अंसु फाटी की सैलरी से आप पता है कितने एटलेटिको मैड्रिड प्लेयर्स की सैलरी पे कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली? तो लेवा प्लस अंसु फाटी इज इक्वल टू जूलियन अल्वारेस, रोड्रिगो डिपॉल, ग्रीजमैन, बारियोस, हिमेनेस, गैलेगर, मार्कोस लोरेंते एंड कोके। 8 प्लेयर 11 में से फर्स्ट टीम के एटलेटिको मैड्रिड की उतनी सैलरी पे हैं जितना कंबाइंड लेवेंडोस्की और अंसु फाटी हैं, और इन दोनों को हाई सैलरी देने वाले लपोर्टा ही हैं। तो जितना दोष आप फ्रैंकी डियोंग या पुरानी रिजीम को देते हैं कि भाई ये तो हाई वेजेस पे हैं या इन्होंने गलत कॉन्ट्रैक्ट दिया है इनको या इनकी वजह से वेज कैप हमारा खराब हो रहा है, सवाल इस चीज़ पे भी उठना चाहिए। और ये अभी रिसेंट बात ही है, लपोर्टा प्रेसिडेंट बने हैं उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के बावजूद आपने इस तरीके का वेज स्ट्रक्चर अपना किया, कम किया आपने बार्तेमेओ के टाइम से। लेकिन एटलेटिको के 8 प्लेयर वर्सेस आपके 2 प्लेयर जिसमें से अंसु फाटी रेगुलर हिस्सा भी नहीं है टीम का, तो किस तरीके का ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है आपके सामने है। उसके बाद आपको एक साइनिंग करनी थी, आपको फैंस को खुश करना था, सब लोगों को दिखाना था कि आप अंडर कंट्रोल हैं, तो आपने विक्टर रोके लाके साइन कर दिया, चावी को दे दिया विक्टर रोके, जबकि क्लियरली एक डिफेंसिव मिडफील्डर की जरूरत थी चावी को। उसके बाद जब विक्टर रोके के लिए कोई प्लान दिखा नहीं और समझ नहीं आया कि इस प्लेयर का क्या करना है, तो बहुत रॉ है, तो रेडी नहीं है, तो उसको भी स्केपगोट कर दिया। फिर ऐसा दिखाया कि तो प्लेयर का ही एटीट्यूड खराब है। हो सकता है प्लेयर का भी एटीट्यूड खराब हो, लेकिन अगेन विजन क्या था आपका उस साइनिंग का? मैं तो कहता हूं चलिए विक्टर रोके की ही गलती है, लेकिन क्या एक्चुअली एक डिफेंसिव मिडफील्डर से ज्यादा जरूरत थी विक्टर रोके की उस टाइम, या फिर इस पैसे का और वाइजली इस्तेमाल किया जा सकता था? फिर आते हैं हम डैनी ओल्मो के रजिस्ट्रेशन पे, जिनको प्रोविजनली ही रजिस्टर किया गया था, जहां पर अराउओ और क्रिस्टियनसन को इंजरी हुई थी, तो वहां पर टाइम एक तरीके से खरीद लिया था बार्सिलोना ने कि जब तक ये प्लेयर ठीक होके आते हैं फिगर आउट कर लिया जाएगा कि क्या करना है और एग्जैक्टली क्या रिक्वायर्ड है कि डैनी ओल्मो को रजिस्टर कर लिया जाए। वीआईपी बॉक्स भी भेज दिया, 100 मिलियन यूरोज रेज हो जाएंगे, नाइकी की डील साइन हो जाएगी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है, लेकिन तब भी सारी डेडलाइंस वायलेट हो गई और डैनी ओल्मो रजिस्टर नहीं हो पाए। फिर उसके बाद एक लेफ्ट साइडेड फॉरवर्ड चाहिए बार्सिलोना को। करंटली रफीनिया बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन बातें बहुत चल रही थी कि एक लेफ्ट साइडेड फॉरवर्ड चाहिए समर ट्रांसफर विंडो में। तो लिंक आता रहता है कि बार्सिलोना तो 1:1 में आने वाली है, तो या तो लुइस डियाज से बात चालू हो जाएगी, राफेल लियाओ से कांटेक्ट हो गया है, कविचा क्वारात्स्केलिया को मॉनिटर किया जा रहा है, निको विलियम्स को तो ऑलमोस्ट साइन कर लिया था यूएफए यूरो के बाद। स्नैपचैट पे बातें हो रही हैं, ऐसी खबर आई थी कि निको विलियम्स तो इस जस्ट अ कॉल अवे, बस एक कॉल करने वाली बात है और बस साइनिंग हो जाएगी निको विलियम्स की, और यमाल और विलियम्स फिर एक साथ खेलेंगे जैसे स्पेन में खेले थे और धूम मचाएंगे फिर ला लीगा में बार्सिलोना के लिए। जबकि सच्चाई ये थी कि बार्सिलोना ने कभी अप्रोच ही नहीं किया निको विलियम्स को, ना कोई उन्होंने ऑफर दिया निको विलियम्स को, और उनको भी पता था कि ये सब हम खबरें चलाएंगे तो फैन बेस डिस्ट्रैक्टेड रहेगा और हम रजिस्टर नहीं कर सकते। एंड में डैनी ओल्मो को साइन कर लिया गया क्योंकि निको विलियम्स को आपके पास साइन करने का ना वेज कैप में रूम था, ना आप ट्रांसफ़र फी दे सकते थे, और आपने सोचा कि आपके पास 6 महीने हैं, तब तक आप डैनी ओल्मो की साइनिंग को सॉर्ट कर लेंगे और फिर उनको रजिस्टर कर लेंगे, और आप उसमें भी बुरी तरीके से फेल हो गए। और इस सब के एंड में मैं यही कहना चाहता हूं कि सिचुएशन तो बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन लपोर्टा के जो प्रोमिसेस हैं और जो बातें लपोर्टा बोलते हैं वो इस खराब सिचुएशन को बद से बदतर बनाते जा रहे हैं। तो अभी जनवरी ट्रांसफर विंडो आई है, आप फिर सुनेंगे कि कुछ प्लेयर से लिंक आया है, अब शायद ना आए, बिकॉज जिस तरीके से डैनी ओल्मो
डी रजिस्टर हो गए हैं। हो सकता है कि अभी पूरा फोकस इसमें रहे और सब लोगों को समझ आ जाए कि नहीं यार ये तो गलत बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता, पहले ऑल्मो को रजिस्टर करो। और हो सकता है कि डैनी ऑल्मो को रजिस्टर भी कर लिया जाए, हो सकता है कोई लूप होल निकल आए, एक्सटेंशन मिल जाए बार्सिलोना को, कोई नया स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू मिल जाए, कोई नया लिवर खींच लें। ऐसा नहीं है कि डैनी ऑल्मो फ्री एजेंट रहेंगे और उनको कोई उठा के ले जाएगा। आई एम प्रिटी श्योर कि कर ही लेंगे लपोर्ता रजिस्टर उनको। लेकिन जिस तरीके का मेस है और जिस तरीके का मिसमैनेजमेंट है अभी बार्सिलोना, वो साफ दिख रहा है। और ये झूठे वादे आपको दिखाए जा रहे हैं, बार्सिलोना फैंस को मैं कह रहा हूं, इन पे भरोसा मत कीजिए। किसी भी ट्रांसफर रूमर पे भरोसा मत कीजिए। जो भी आप इंटरनेट पे पढ़ते हैं वो आपको दिखाया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है। वो चाहते हैं कि आप पढ़ें, अपनी होप्स को हाई करें और जो असली मुद्दे हैं उनसे आप डिस्ट्रैक्टेड रहें, जो एक टिपिकल पॉलिटिशियन का काम होता है जब वो काम नहीं कर रहे होते हैं। तो ये था पूरा वीडियो कि किस तरीके से लपोर्ता अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं और असली मुद्दों पे बात करते नहीं और आप लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। कैसा लगा वीडियो? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपकी क्या राय है इस पूरे मैटर पे, बताइएगा। और मिलते हैं आपसे जल्दी। जब तक ध्यान रखिएगा अपना। टेक केयर एंड पीस।